हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे विदेश मंत्रालय ने पूर्व नौसैनिक की रिहाई के लिए पीएम मोदी को दिया श्रेय। 14 फरवरी को कतर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, बताएंगे दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री खुद पर्सनली एक्टिव थे इस मामले में, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में भी पीएम मोदी की जमकर की जा रही है तारीफ। जी हाँ, कतर में हुई भारतीयों की रिहाई, तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा होने लगी पूरी दुनिया में। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका अचानक पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी, आखिर क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको दोस्तों बताएंगे जहां अचानक यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने ऐलान मोदी कार्यक्रम के समय में क्यों कर दी कटौती। 80,000 नहीं बल्कि अब केवल 35,000 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे किसान आंदोलन के बीच बैठकों में क्या निकला निर्णय, सारी जानकारियां बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और बंगाल में बदलाव बहुत जरूरी है। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्रालय ने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए पीएम मोदी को दिया श्रेय। 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। जी हां, मुस्लिम देश कतर से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो चुकी है, जिनमें से 7 नौसैनिक भारत भी लौट आ चुके हैं। कतर में उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। ये लोग कतर में जासूसी के आरोप में सजा काट रहे थे। अब इस मामले के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना कर्मियों के मामले की व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली निगरानी की। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी पूर्व नौसैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पहल से कभी पीछे नहीं हटे। बता दें कि कतर में इन भारतीयों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल कतर की कोर्ट ने उनको जासूसी के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस सजा को कम कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब से फांसी की सजा की बात आई थी दोस्तों, उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद इंडिविजुअली इस मामले में पड़ गए दोस्तों, और उन्होंने इनकी रिहाई करवा कर ही दम लिया। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इस मामले पर खुद पाकिस्तान ने क्या बयान दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ऐसी बात कही है जिसकी लगातार हो रही है चर्चा। भारत की सफलता का पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है। वहां की राजनीतिक एक्सपर्ट कमर चीमा ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि कतर में मोदी मैजिक चल गया है। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बावजूद भी उनको फांसी की सजा रुकवा दी गई। लग नहीं रहा था कि ये नौसैनिक दोबारा भारत लौट पाएंगे। जी हाँ, चीमा ने आगे कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ संभव है। उन्होंने कतर के अमीर से इस मसले पर खास बातचीत की थी। भारत में चुनाव से पहले पीएम मोदी की ये बहुत बड़ी राजनयिक जीत है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खुद अब पाकिस्तानियों ने भी माना है कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और अपने मुंह से उन्होंने कहा है कि मोदी है तो हर चीज संभव है। बहरहाल दोस्तों, वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि असंभव को भी जो संभव कर पाए उनका नाम मोदी जी है, तो कमेंट में आप भी भारी मात्रा में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिक वापस लौटने के बाद कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही बची है हमारी जान। जी हां, और उन्होंने इसका पूरा का पूरा श्रेय पीएम मोदी जी को दिया है और उनको थैंक यू कहा है। भारत लौटे नौसेना के पूर्व कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार जताया। उसमें से एक पूर्वी कर्मी ने कहा कि हमने दोबारा भारत लौटने के लिए लगभग 18 महीनों का इंतजार किया है। हम पीएम मोदी के बेहद आभारी हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी। आखिर क्यों खास माना जा रहा है ये दौरा, आपको बता दें। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। उनका अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। जनरल पांडे जी इस दौरे पर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे। इनमें अमेरिकी रक्षा उद्योग के साथ हथियारों और उपकरणों के संयुक्त विकास और निर्माण भी शामिल है। भारत का मेन फोकस अमेरिका से स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के ज्वाइंट प्रोडक्शन और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले तोपखाने के गोले के उत्पादन पर आपसी सहमति बनाना है। जी हाँ, सेना ने एक बयान में कहा कि जनरल पांडे अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ सैन्य सेनाओं के साथ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय चर्चा में शामिल होंगे। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, मुइज़्ज़ू की ईमानदारी और नियत को लेकर बहुत बड़ा बयान। अपने ही प्यादे पर भड़के इंडिया आउट वाले यामीन मालदीव में आखिर चल क्या रहा है आपको बता दें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान शुरू करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इन दिनों राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से नाराज बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठा दिए हैं। यामीन ने रविवार की रात पार्टी कार्यालय में अपने नवगठित पीपुल्स नेशनल फ्रंट की एक रैली में सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार को जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में समान सिद्धांत और उद्देश्य बनाए रखने चाहिए। माना जा रहा है कि उनका इशारा मुइज़्ज़ू सरकार के बयानों और भारतीय सैनिकों को हटाने की तारीखों में बदलाव की ओर था। जी हाँ, तो वहीं भारत और मालदीव के बीच सहमति बनी है कि सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च तक, बाकी को 15 मई तक वापस भेजा जाएगा। इससे पहले मालदीव की सरकार ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का
अल्टीमेटम दिया था। जी हाँ, इस पर यामीन ने कहा कि मैंने इस पर जो सोचा है वो ये है कि ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ सैन्य लोग होंगे, वर्दी के बाहर सैन्य लोग नागरिकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो ये इसी तरह चल रहा है। यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली द्वारा जारी उस आदेश को रद्द करने में देरी पर चिंता जताई जिसमें मौजूदा अधिकारियों को मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को रोकने के लिए असीमित शक्तियां दी गई थी। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पोखरा एयरपोर्ट BRI का हिस्सा। जी हाँ, चीन का सबसे बड़ा दावा, नेपाल को अब समझ आया ड्रैगन का डर्टी गेम। जी हाँ दोस्तों, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI दूसरे देशों की तरक्की नहीं, आर्थिक बर्बादी का रास्ता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव उन देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चीन के चंगुल में फंस चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का लालच देकर चीन ने कई देशों को कर्ज के जाल में फांसा है। नेपाल पर भी चीन लंबे समय से डोरे डाल रहा है मगर बात बन नहीं सकी। नेपाल ने शायद ड्रैगन के इरादे भांप लिए हैं। पोखरा में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पैसा चीन से आया, अब चीन दावा करने लगा है कि एयरपोर्ट उसके BRI का हिस्सा है। काठमांडू ने इस पर आपत्ति जताई। पिछले हफ्ते पोखरा में चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। नेपाल में सिविल सोसाइटी ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राष्ट्रीय एकता अभियान ने पोखरा में पिछले हफ्ते रैली कर BRI से खतरों के लिए प्रगति आगाह किया। समूह ने कहा कि चीन के इरादे नापाक मालूम होते हैं। उसने पोखरा में चीनी सेना की तैनाती का खतरा जताया, कहा कि एयरपोर्ट में आर्थिक घाटे को बहाना बनाकर चीन मिलिट्री की तैनाती को जायज ठहरा सकता है। जी हाँ, पोखरा एयरपोर्ट आधिकारिक रूप से BRI का हिस्सा नहीं था। अधिकतर पैसा चीनी बैंकों ने दिया और एक चीनी फर्म ने कंस्ट्रक्शन किया। अब बीजिंग जोर दे रहा है कि यह प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा है, लेकिन काठमांडू को अब इस पर आपत्ति है। दोस्तों, देर सही लेकिन नेपाल को अकल आ ही गई इस मुद्दे पर। वो समझ गया कि चीन इस पर क्या चाल चल रहा था। शायद दोस्तों अब फूक कर पांव रखेगा नेपाल चाइना के साथ में। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर का फिर दिखा पाकिस्तान प्रेम, कहा पाकिस्तानी है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति। जी हाँ, कांग्रेस ने सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की है। रविवार यानी 11 फरवरी को लाहौर के फैज फेस्टिवल में उन्होंने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया। हिज्र की राख विशाल के फूल इंडो पाक अफेयर्स नाम के सेशन में उन्होंने ये भी बताया कि वो आज तक ऐसे किसी भी देश नहीं गए जहाँ पर उनका इस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया गया हो। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने कहा, मेरे अनुभव से पाकिस्तान के लोग उस तरह के होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर हम उनके साथ दोस्ताना तो वो भी अत्यधिक मित्रता वाला रवैया अपनाएंगे और अगर हम उनके साथ दुश्मनी दिखाएंगे तो वो भी शत्रुता दिखाएंगे। यानी कि दोस्तों, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर उस भाषण में भारत की पॉलिसी पर ही उंगली उठा दिया कि भारत ही आगे से शत्रुता दिखा रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी भी शत्रुता दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस कांग्रेसी के बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, जो पाकिस्तान जाकर भारत पर ही कटाक्ष करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अग्निवीर को ठुकराया, रूसी सेना में नरक बनी 15,000 नेपाली गोरखा सैनिकों की जिंदगी, लाश तक नहीं लौट रही वापस नेपाल। जी हाँ, भारतीय सेना के अग्निवीर योजना को मानने से परहेज कर रहे नेपाल के 15,000 गोरखा सैनिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं और यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन में इन नेपाली सैनिकों की जिंदगी नरक बन गई है। नेपाली सैनिक अब रूसी सेना में शामिल होकर यूक्रेन में युद्ध लड़ने के फैसले पर पछता रहे हैं। भारतीय सेना में रास्ते बंद होने के बाद अब उनके पास विकल्प भी नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना में शामिल एक गोरखा सैनिक रामचंद्र खड़गा ने बताया कि वो अफगानिस्तान युद्ध तक लड़ चुका है, लेकिन नेपाल में कोई नौकरी नहीं थी और इसी वजह से वो रूसी सेना में शामिल हुआ। अब वो यूक्रेन आने के फैसले पर पछता रहा है। जी हाँ, यानी कि भारत के इस अग्निवीर स्कीम पर जिस प्रकार से नेपाली गोरखाओं ने भरोसा नहीं जताया दोस्तों, उसी भरोसे का आज वो चोट खा रहे हैं रशिया में जाकर। मानते कि नहीं, आप लोग इस बात को बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों अचानक UAE की सरकार ने ऐलान मोदी कार्यक्रम के समय में कर दी कटौती, क्यों अब 80,000 नहीं बल्कि अब केवल 35,000 लोगों को ही मिलेगी एंट्री, क्या है बड़ी वजह, तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी में मंगलवार यानी आज के दिन को आयोजित जिस ऐलान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं उसका समय संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में खराब मौसम के कारण कम कर दिया गया है, ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। कार्यक्रम की तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अरब भाषा में ऐलान मोदी का मतलब होता है हेलो मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से UAE की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जहां वो अबू धाबी में निर्मित भव्य BAPS मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रात भर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की घटना दर्ज की गई है। बारिश से यातायात जाम के साथ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण ऐलान मोदी कार्यक्रम को छोटा करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों, अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम की झलक पहले से ही जारी कर दी गई है, जहां PM मोदी का यह संबोधन होने वाला है, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी से सबसे बड़ा हमारा सवाल यही है, देखते हैं कितना जानती है हमारी भारत की जनता कि इस कट्टर इस्लामिक देश में भगवा लहराने के पीछे की सबसे बड़ी कहानी क्या है दोस्तों, कि UAE में हिंदू मंदिर बना है। देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जवाब देता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बनाएंगे सरकार, गठबंधन का फार्मूला तय। जी हाँ, पाकिस्तान में गुरुवार को हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे
भाजपा के साथ मिलकर सरकार गठन की जुगत में जुटी है। इस बीच खबर है कि केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में सहमति बन गई है। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सूबों में पीएमएलएन की सरकार गठन में समर्थन देने के लिए बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को की पार्टी में नेशनल असेंबली के 5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री का पद आपस में साझा करने पर सहमति बन गई है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, चीन के खिलाफ खुलकर सामने आया अमेरिका और जापान, मिलिट्री एक्सरसाइज की झड़ी लगा दी। जी हाँ, अमेरिका और जापान ने इस हफ्ते के अंत में एक ज्वाइंट कमांड पोस्ट एक्सरसाइज पूरी की है। विश्लेषकों का कहना है कि इसका उद्देश्य चीन से खतरों से निपटने में उनकी क्षमताओं के समन्वय में सुधार करना है। कीन एज 24 कंप्यूटर सिमुलेशन अभ्यास का उद्देश्य किसी संकट या इमरजेंसी की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास करना था। इस अभ्यास में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड ने हिस्सा लिया। 1 फरवरी को शुरू हुआ यह अभ्यास पिछले हफ्ते गुरुवार को समाप्त हुआ है। ये हर साल होने वाले एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीन स्क्वाड के साथ वैकल्पित होता है। इस साल पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सेना ने कीन एज 24 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां, जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को दोपहर 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को पिछले महीने भी इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि 86 वर्षीय सांसद अब्दुल्ला को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर से लोकसभा से के मौजूदा सदस्य अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज मामले में ईडी ने 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा पर 4 बच्चे जिंदा दफन, TMC का आरोप, BSF ने खोदी थी जमीन। बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF द्वारा खोदी जा रही खाई में दब जाने से 5 से 12 साल की उम्र के 4 बच्चे जिंदा दफन हो गए। पुलिस ने बताया कि 5 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खोदी गई खाई में खेल रहे थे, जिसमें वे गिर गए और 4 की मौत हो गई। तो उधर अर्धसैनिक बल ने आरोप को खारिज कर दिया है। इस घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। TMC ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, खाई जो थी वो 10 से 15 फीट गहरी थी। ऐसा इस्लामपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक जॉबी थॉमस ने बताया है। उन्होंने कहा कि खाई 10 से 15 फीट गहरी थी, किसी तरह मिट्टी का एक हिस्सा धंस गया और 4 बच्चे दब गए। उनमें से एक बाल बच गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बहरहाल ऐसे में BSF के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब यह हादसा हुआ, जब कुछ लोग मिट्टी खोदने के लिए अर्थ मूविंग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। BSF का कहना है कि लोग अर्थ मूविंग मशीनों और ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, अचानक मिट्टी का एक हिस्सा धंस गया और बच्चे उसमें दब गए। BSF ने फंसे हुए पीड़ितों को निकालने में मदद की और उन्हें अपने वाहनों से अस्पताल पहुंचाया, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वैसे में BSF पर इल्जाम लगाने वाले और इस पर राजनीति करने वालों पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, ताइवान की सीमाओं में फिर दिखाई दिए चीन के 8 जासूसी गुब्बारे, 38,000 फुट ऊंचाई तक भरी उड़ान। जी हां, चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन की आक्रामकता और सीमाओं में घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं से ताइवान परेशान है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी ताइवान ने बताया कि शुक्रवार को चीन के 8 जासूसी गुब्बारे ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार करते हुए पार कर गए, जो अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या है। उनमें से 2 बाद में ताइवान के ऊपर उड़ गए। रिपोर्ट में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि 8 में से 5 गुब्बारों ने कीलुंग के उत्तर पश्चिम में 68 समुद्री मील से लेकर बंदरगाह शहर के पश्चिम में 92 समुद्री मील तक के बिंदुओं पर मध्य रेखा को पार किया, जबकि 2 ने दक्षिणी ताइवान के करीब ताइचुंग से 55 से 65 समुद्री मील की दूरी पर रेखा को पार किया। नेक्स्ट खबर बता दें, इजरायली एयर स्ट्राइक ने गाजा में मचाई भारी तबाही, बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत, जमीनी हमले की बड़ी चिंता। बता दें, इजरायल के बंधक बचाव अभियान के दौरान हुए हवाई हमलों में कम से कम 100 फलस्तीनी मारे गए। दक्षिणी गाजा शहर रफा में अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मारवान अल हम्स ने सोमवार को कहा कि मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, मंगोलिया का हिस्सा था रशिया। जी हां, पुतिन के झूठ पर पूर्व राष्ट्रपति ने याद दिलाया इतिहास हो रही तारीफ। दरअसल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर दिए गए बयान से घिरते नजर आ रहे हैं। पुतिन ने अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के अस्तित्व पर सवाल ही उठा डाला। पुतिन ने ऐतिहासिक सीमाओं का जिक्र करते हुए दावा किया था कि यूक्रेन पहले रशिया का हिस्सा था। उन्होंने रशिया के आक्रमण को सही साबित करने के लिए यूक्रेन को एक काल्पनिक देश बताया था जिसे स्टालिन ने जन्म दिया था। इस पर मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति तस्किया एल्बेगदोर्ज ने जवाब दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक मानचित्रों को साझा करते हुए दावा किया है कि कभी रशिया भी मंगोलिया का हिस्सा था, ऐसे में रशिया पर मंगोलिया का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों पुतिन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन की बातचीत के बाद मुझे मंगोलिया का एक ऐतिहासिक नक्शा मिला, चिंता न करें, हम एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र राष्ट्र हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव को बर्बाद कर देंगे मोहम्मद मुइज्जू, कर्ज के बोझ तले दबा चीन का पिछलग्गू, IMF ने बजाई खतरे की घंटी। बता दें, मालदीव को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जिद का खामियाजा आर्थिक तबाही के रूप में भुगतना पड़ सकता है। पहले से ही गोते लगा रही अर्थव्यवस्था पर कर्ज के बोझ की मार पड़ने वाली है।
भारत ने माले को दी जाने वाली मदद में बहुत बड़ी कटौती की है। ऊपर से चीन का कर्ज मालदीव के सिर चढ़ता जा रहा, लेकिन मुझू ये बात नहीं समझ रहे। दशकों तक नई दिल्ली ने मालदीव की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद किया है, लेकिन हाल के दिनों में वो चीन से नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है। जी हाँ, बता दें कि IMF ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि चीन से भारी उधार लेने वाले मालदीव को ऋण संकट का बहुत बड़ा और तगड़ा रिस्क है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां चीन की बादशाहत होगी खत्म, अमेरिका को मिला 2 अरब टन का बड़ा खजाना, भारत को भी बम्पर फायदा। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की जंग जग जाहिर है। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी आम है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या ताइवान पर चीन की नीति का अमेरिका द्वारा विरोध करना हो। कारोबारी स्पर्धा भी दुनिया देख रही है। चीन से ऐसी तनातनी के बीच अमेरिका के हाथ ऐसा खजाना हाथ लगा है जिससे चीन की बादशाहत जा सकती है। जो खजाना मिला है उसका फायदा भारत को भी हो सकता है। दरअसल अरबों डॉलर का खजाना अमेरिका के हाथ लगा है। जानकारी के अनुसार अमेरिका को वायोमिंग में 2.34 अरब मीट्रिक टन रेयर अर्थ खनिज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, केंद्र के साथ बड़ी बैठक में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर बनी सहमति, कर्ज माफी पर अभी भी फंसा हुआ है पेच। जी हाँ, किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी से पहले सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के मध्य बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई FIR और अन्य मामले वापस लेने पर सहमति बन गई है। वहीं किसानों के सभी प्रकार के लोन और कर्ज माफी पर पेच फंसा हुआ है। बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान परिसर में हो रही है। केंद्र की तरफ से बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में केंद्रीय नेताओं का रुख नरम और किसान नेताओं की ये अहम मांगों पर सहमति बनने के संकेत दिए गए हैं। उम्मीद है कि दिल्ली कूच टल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली तरफ बढ़ रहे किसानों के 2500 ट्रैक्टर सरकार के साथ 5 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा साबित हुई है। जी हाँ, चंडीगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ किसान संगठनों की 5.5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली कूच अभी भी जारी रहेगा। किसान MSP पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, सरकार के मन में खोट है, वे हमें कुछ नहीं देना चाहते। किसान मंगलवार सुबह 10 बजे से आगे बढ़ेंगे। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद भी बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि तीनों बॉर्डर से सटे जिलों में अस्थायी यानी टेम्परेरी तरीके से जेलें तैयार कर ली गई हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान तो जबरन होंगे डिटेन। हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने जबरदस्त प्रबंध कर दिए। हरियाणा पुलिस ने पंजाब से हरियाणा का संपर्क काट दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा से पंजाब को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जी हाँ, किसानों को रोकने के लिए कीले, कंक्रीट के बैरिकेड्स, कंटेनर और भारी पुलिस एवं केंद्रीय बल की तैनाती की तैयारी और इन बॉर्डरों पर अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं। यदि दिल्ली कूच पर किसान अड़े तो जबरन डिटेन कर अस्थायी जेलों में बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, राजस्थान से सोनिया गांधी जा सकती हैं राज्यसभा। कांग्रेस की बैठक में घंटों चली उम्मीदवारों पर माथापच्ची। जी हाँ, राज्यसभा की रेस कौन जीतेगा इस पर माथापच्ची शुरू हो गई है। बीजेपी और TMC ने तो उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दिया। तो वहीं सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेसी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन के नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर है। जी हाँ, पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर फ्लोर टेस्ट तो जीत लिया, लेकिन नाराज नेताओं का दिल जीतने का क्या प्लान है नीतीश बाबू। जी हाँ, बिहार में तमाम कोशिशों के बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव खेला नहीं कर पाए। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये देखकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई है कि वोटिंग कराई जाए ताकि पता चल जाए कि सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं। इसके बाद वोटिंग कराई गई। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े तो विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्ष के सभी विधायक सदन के बाहर चले गए थे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, चौधरी जयंत ने NDA में शामिल होने का कर दिया बड़ा ऐलान। पश्चिमी यूपी में बदलेंगे चुनावी समीकरण। जी हाँ, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने आखिरकार सोमवार को NDA में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब जयंत चौधरी के NDA में जाने से वेस्ट यूपी में चुनावी समीकरण भी पूरी तरह बदल जाएंगे। हालांकि जयंत का NDA में शामिल होना कई दिनों से तय माना जा रहा था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार था। अब रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह के NDA में शामिल होने से पश्चिमी यूपी का चुनावी समीकरण भी अब बदल जाएंगे। अब आगामी लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक भी भाजपा की तरफ आता दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर PM मोदी के बाद अमित शाह जी ने भी 370 सीटों पर जीत का किया दावा। कहा तीसरे कार्यकाल में होगा तेज विकास। जी हाँ, बीते दिनों राष्ट्रपति का भी भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों पर NDA 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस दावे की विपक्ष ने आलोचना की थी और इसे प्रधानमंत्री का अहंकार बताया था। अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ऐसा ही बड़ा दावा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, हल्द्वानी हिंसा में फेंके पेट्रोल बम, फूकी थी पुलिस की गाड़ियां, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से होगी 2.5 करोड़ की वसूली। जी
हाँ, हल्द्वानी हिंसा के बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस शहर भर में छापे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 25 से ज्यादा लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हल्द्वानी हिंसा वन भूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से हिंसा के दौरान हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। हिंसा के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान पर नगर निगम ने अब्दुल मलिक 2.44 करोड़ का वसूली नोटिस जारी किया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा कोई भी राज्य या देश विकास में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जी हाँ, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, कड़ी परिश्रम कर रही है, लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट बंगाल के हुगली में एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये बातें कही। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, आम लोगों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत, जनवरी में घटकर 5.10% पर आ गया रिटेल इन्फ्लेशन रेट। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है। जनवरी में देश की खुदरा महंगाई दर घटकर 5.10% पर आ गई और ये पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।